शुरू कर लेते हैं टेस्ट 82। कल हम लोगों ने 81 किया था, आज संडे वाला 82। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। और ये सेट आपके शुरू हो रहा है 71 से और इसे आप 1 मानकर चलेंगे। क्वेश्चंस नंबर 71, सौर मंडल के किस पिंड के पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? सौरमंडल, यहाँ देखेंगे सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। तो सौरमंडल के आपके पिंड, ग्रह भी होगा, उपग्रह भी होगा, उल्काएं भी होगा, ये सभी के सभी क्या है? सौरमंडल के पिंड है। परंतु पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो उल्काएं से मिलती है। ठीक है, उल्काएं से मिलती है, यानी कि उल्का पिंड से मिलता है। ठीक है, या उल्काएं भी इसे कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, और ये उल्काएं जिसकी बात हो रही है, तो उल्काएं का निर्माण क्या चीज से होता है? तो उपग्रह के टकराने से, देखेंगे उपग्रह के टकराने से, या उपग्रह कभी ग्रहों से टकराता है तो क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। और जब क्षुद्र ग्रह एक दूसरे से टकराते हैं, तो उल्का यानी उल्का पिंड का निर्माण होता है। और यही उल्का पिंड हमारे पृथ्वी के सतह पर गिरता रहता है। ठीक है जी। तो सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो उल्का से मिलता है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? मेटियोराइट्स, जिसे इंग्लिश में मेटियोराइट्स कहा जाता है और हिंदी में उल्काएं कही जाती है। तो 71 का आपके यानी 1 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये 71 का आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का आधार नहीं है? यहां नहीं है पूछा जा रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूरा चुंबकत्व है, सागर नीतल का प्रसारण है, ध्रुवों का घूर्णन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए और बी आपके क्या है? सही है, लेकिन सी सही नहीं है। सी सही नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। ठीक है जी, ये दोनों के दोनों आपके प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से संबंधित है। पूरा चुंबकत्व के कारण हमें चट्टानों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे कि लावा से चट्टान का निर्माण होता है, और लावा जब ठंडा होता है तो ठंडा होने का कारण क्या है? पूरा चुंबकत्व है। ठीक है, ठंडा होकर के फिर वो आपके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यह मृदा एक जगह जमा होकर के भी चट्टान का निर्माण करता है। तो ये जो पूरा चुंबकत्व है, जिसे हम इंग्लिश में पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, तो ये भी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। सागर नीतल का प्रसारण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता है कि हमारे सागर का जो प्लेट होता है, सागरीय प्लेट होता है, वो प्लेट यहां से जो मैग्मा रिलीज होता है, मैग्मा जो यहां से निकल रही है, इसे हम क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। ये देखेंगे, ये मैग्मा निकल रहा है, ये क्या है? तो आपके मैग्मा है। ठीक है, और ये हो गया आपके मैग्मा चैम्बर। ये हो गया मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकला। ठीक है, और निकलने के उपरांत इस प्लेट को क्या किया? गर्म किया, यानी कमजोर किया। कमजोर करने के उपरांत ये देख रहे हैं कि यहाँ पे संवहन होने लगा, अर्थात ये प्लेट इस तरफ और ये प्लेट इस तरफ खिसकने लगे, और ये सागरीय प्लेट है। ठीक है जी, ये सागरीय प्लेट है। इस तरफ जो खिसक रहे हैं वो किसके कारण हो रहा है? तो संवहन के कारण हो रहा है। संवहन, इसे संवहन कहेंगे। इंग्लिश में इसे कन्वेक्शन कहा जाएगा। और यही लावा ऊपर निकल करके इस प्लेट पर इस तरह से फैल जाता है,
फैल जाता है तो इसे हम एक प्रकार का स्थलाकृति कह सकते हैं और इसी से आपके कटक का निर्माण होता है, यानी कि कटक आप कह सकते हैं। और ये जल के क्या होता है, अंदर की ओर होता है। ये हो गया आपके सागर, और सागर के अंदर की ओर होता है और इसे हम क्या कह सकते हैं, कटक। ठीक है, कटक कह सकते हैं। तो ये भी जो क्रियाएं हो रही है ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का ही क्रिया है, प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही हो रहा है। ठीक है, जो मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकला, ठीक है, और निकल करके इस प्लेट को कमजोर किया और संवहन के कारण ये प्लेट एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं। तो ये भी आपके क्या होगा, सागर नितल का प्रयास, प्रसरण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी आपके प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। पूरा चुंबकत्व भी जुड़ा हुआ है। ए और बी दोनों सही है, परंतु ध्रुवों का घूर्णन आपके प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है जी, तो इसके सही उत्तर आपके डी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लिया जाए। 73, आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो ये तापमान को जोड़ता है। समान तापमान को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है समान, इक्वल। ठीक है, और थर्म ये देखेंगे, थर्म का मतलब होता है ताप। ठीक है, तो समान ताप को जोड़ने वाला एक काल्पनिक रेखा है, उसे ही कहा जाता है आइसोथर्म। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसे कहा जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर। ठीक है जी, बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, परंतु इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लदांग चलवासी कृषि संबंधित है। लदांग चलवासी कृषि संबंधित है, तो ये आपके मलेशिया देश में सेमांग जनजाति द्वारा की जाती है। इस प्रकार की कृषि मलेशिया देश के सेमांग जनजातियों द्वारा की जाती है। ठीक है जी, की जाती है। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, मलेशिया। ठीक है, ये एक प्रकार का कृषि है जो जनजाति द्वारा, आदिवासियों द्वारा की जाती है। ठीक है, लदांग कृषि। ठीक है, लदांग कृषि किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपके लदांग कृषि एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसे कहा जाता है। और भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो आदिवासी द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है उसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, झूम कृषि। संजय पासवान, नमस्कार जी। चुलबुल कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। एसएससी सेट के लिए वैलिड है ना गुरुजी? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो सभी के सभी वैलिड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैलिड होगा एसएसटी के लिए, प्लेटफॉर्म टीचर ने भी कहा। ओके जी, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में, देख लेते हैं। गोंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? गोंड एक जनजाति है जो भारत में पाई जाती है और ये
इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसकी मुख्य व्यवसाय आपकी कृषि है, यानी फार्मिंग है। ठीक है, आखेट नहीं है और ना ही ये वानिकी है। आखेट यानी हंटिंग होता है। आखेट का मतलब होता है कि जिन्हें एक प्रकार से कह लीजिए कि जिन्हें खाना वाना बनाना नहीं आता है, वो क्या है कि शिकार पर निर्भर रहते हैं। और जो जंगल में जंगली फल मिलते हैं, फल कुंद मूल ये सब जो चीजें मिलते हैं, उसी पर वो लोग निर्भर रहते हैं। जंगली फल फूल मुंद कुंद, ठीक है, और जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हीं को कहा जाता है आखेट जीवन निर्वाह करना। आखेट जीवन निर्वाह करना। तो ये लोग क्या है, गोंड लोग क्या है, ये लोग फार्मिंग करते हैं, कृषि करते हैं। तो ये जनजाति मुख्य रूप से आप देखेंगे कि कहाँ पाई जाएगी। तो एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं कि ये ले लीजिए आपके भारत है। ये भारत के किन क्षेत्रों में ये जनजाति आपको ज्यादातर मिलेंगे? ये जनजाति आपको ये वाला क्षेत्र में सबसे अधिक ये जनजाति पाई जाती है। आप आंध्र प्रदेश तक रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपके, ये इन क्षेत्रों में आपको क्या मिलेंगे? तो गोंड जनजाति मिलेंगे। ये देखेंगे गोंड जनजाति का ये क्षेत्र है। गोंड जनजाति का क्षेत्र है। और ये गोंड जनजाति आपको देखते हैं कहां कहां मिलेंगे। तो मैं शुरू कर लेता हूं यहां से कि आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के सारण जिले में भी, आपके गोपालगंज में भी ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में आपको क्या मिलेंगे? गोंड जनजाति पाई जाती है। जो मुख्यतः ये लोग क्या है? खेतीहर है, खेती करते हैं। मुख्य रूप से ये लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, जिन्हें फार्मिंग कहा जाएगा। ठीक है जी, अभय कुमार, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं? ए हो रहे हैं। ठीक है जी, इसके सही उत्तर आपके क्या होंगे? तो ए होंगे। ये लोग खेती है, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, गोंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती। नेक्स्ट देखते हैं, मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है। मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है। तो अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेगी तो कौन सा प्रयाग का निर्माण करेगी? तो ये हो जाता है आपके रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। और यहां देख लेते हैं कि एक नदी है, ये एक नदी है और इस नदी में आकर के एक नदी मिल रही। ठीक है, और ये नदी कौन कौन सी है उसे देखते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए कि अलकनंदा है, अलकनंदा नदी। और ये आपके धौली गंगा है, धौली गंगा है।
ठीक है। जब धौली गंगा यहाँ मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण होता है। किसमें मिलती है? तो अलकनंदा में। तो ये कहाँ मिलती है? तो ये नदी आपको जोशी मठ में मिलेगी। ठीक है जी, जोशी मठ जहां ये मिलती है वहां एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ये देखेंगे विष्णु प्रयाग, एक प्रयाग का निर्माण हुआ। ठीक है, ये अलकनंदा और भी आगे जाती है तो एक नदी इधर से आकर के इसमें मिलती है और इस नदी का नाम होगा पिंडर नदी। पिंडर नदी। जब पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है, ठीक है, इस नदी का नाम हो गया है अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। जब अलकनंदा में मिलती है तो यहां भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। इसे कहा जाएगा कर्ण प्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा में एक और नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, एक और नदी आकर के मिल जाती है और इसे नंदाकिनी कहा जाता है। नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी नदी। जब नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में तो यहां भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग को कहा जाता है नंद प्रयाग। इसे कहा जाएगा नंद प्रयाग। ठीक है जी, ये 1 2 3 प्रयाग हो गया। फिर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इस तरफ से एक नदी आकर के इसमें मिल जाती है अलकनंदा में। ठीक है, और यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होता है और इसी प्रयाग को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। इसे ही कहा जाता है रुद्र प्रयाग। और ये एक नदी जो है, इस नदी को कहा जाता है आपके मंदाकिनी। ठीक है जी, इसे यहां लिख देता हूं, मंदाकिनी नदी इसे कहा जाएगा। ये हो गई मंदाकिनी। यही क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं सभी नदियों के बारे में, 5 प्रयाग के बारे में बता दे रहा हूं। और ये है आपकी भागीरथी। भागीरथी नदी है और जब ये भागीरथी नदी आकर के मिलती है अलकनंदा में, यानी कि अलकनंदा आकर के भागीरथी में मिलती है तो यहां भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और इसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देव प्रयाग का नाम कब पड़ता है? जब भागीरथी में आके अलकनंदा मिलती है, तब इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। तब इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, ये एक डायग्राम है जो किसी न किसी कहां से, ग्लेशियर से, यानी कि हिमानी पर्वत से निकलती है। ठीक है, ये सभी के सभी हिमानी पर्वत से निकलती है। सब हिमानी का नाम है अलग अलग, लेकिन यहाँ आपको विशेष जरूरत नहीं है, इसीलिए ज्यादा नहीं बताया जा रहा है। बस इतने प्रयाग को आप याद रखेंगे तो यहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। प्रयाग से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ठीक है जी। तो इसके सही उत्तर क्या हो रहा है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग आपके सही उत्तर होंगे। कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, सब प्रयाग, जितने भी प्रयाग हैं, ये 5 प्रयाग आपको यहां मिल जाएंगे। 5 प्रयाग मिल जाएंगे। प्रयाग का मतलब क्या होता है कि 2 नदियों का संगम। 2 नदियों का संगम को ही कहा जाता है प्रयाग। ठीक है जी, प्रयाग का मतलब होता है, आप कहीं भी देखेंगे तो यहाँ 2 नदियों का संगम हो रहा है तो वहां उसी को प्रयाग कहा जाता है। और सभी प्रयाग का अलग अलग नाम है। विष्णु प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, यहाँ देखेंगे रुद्र प्रयाग। चलिए मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि और अच्छा लगेगा और आपको विजिबल होगा, समझ में आएगा, दिखेगा। ये सब जो रेड कलर में कर रहा हूं, ये सब क्या है? प्रयाग का नाम है। ठीक है जी, ये 1 2 3 4 5 प्रयाग आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो ज्वालामुखी उद्गार सिल्ड से हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सिल्ड होगा। ठीक है, सिल्ड से इसका निर्माण हुआ है
और ये सिल्ड क्या है, एक प्रकार का ज्वालामुखी ही है, परंतु काफी प्राचीन है। ठीक है, काफी प्राचीन है। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो सबसे पहले आपके आग्नेय, ठीक है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा और यही आग्नेय चट्टान, चट्टान से आपको कौन सा चट्टान बन जाएगा, तो रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान। जब रूपांतरित चट्टान बनेगा, ठीक है, जब रूपांतरित चट्टान बनेगा तभी तभी आपको क्या चीज का निर्माण होगा, तो सिल्ड का निर्माण होगा। ठीक है, अतः ये काफी प्राचीन स्थलाखंड है, ये काफी प्राचीन स्थलाखंड है सिल्ड। तो विश्व में सबसे बड़ा सिल्ड जो है आपको कनाडा के उत्तरी भाग में मिलेगा, कनाडा देश के उत्तरी भाग में मिलेगा सबसे विश्व का बड़ा सिल्ड। लेकिन आपके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार जो है उसका निर्माण क्या चीज से हुआ है, तो सिल्ड से हुआ है। तो सिल्ड में भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार हो करके जो पठार बनेगा उसे हम ज्वालामुखी पठार कहेंगे। लेकिन सिल्ड उसे कहते हैं जो काफी प्राचीन होता है, काफी प्राचीन होता है, कई करोड़ों साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा सिल्ड। नदी निक्षेप नहीं हो सकता है, क्योंकि नदी निक्षेप से आपका सिल्ड का निर्माण नहीं होता है। नदी के निक्षेप से मैदान का सिर्फ निर्माण होता है, समतल मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अतिवलन, अतिवलन की क्रिया से होता है नापे, ठीक है, जिसके नैपी बोलते हैं, का बनना, भूखंड टूटना, भूखंड का टूटना नहीं होता है, और जियोसिंक्लाइन भी नहीं होता है। तो देखेंगे इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से, ये देखेंगे एक प्लेट इधर से टकरा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वलन हो रहा है। इस वलन को देखेंगे कि ये वलन जो है काफी क्या हो रही है, आपके इस प्रकार के ये पर्वत का निर्माण हुआ है वलन से। तो ये देखेंगे वलन किस किस प्रकार से हो रही है, यहाँ पर काफी जो है आपको झुकाव मिल रहा है। ये देख रहे हैं पर्वत इस प्रकार से बनता है। तो अति वलन जब होगा, अति वलन जब होगा उसी को कहा जाता है नापे। ठीक है, इस सब वलन का अलग अलग नाम है, किसी का ओवर फोल्ड है, कोई फोल्ड है, कोई सिमेट्रिकल फोल्ड है, कोई एसिमेट्रिकल फोल्ड है। मैं इंग्लिश में ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, उसको हिंदी देख लीजिएगा। लेकिन जब ज्यादा फोल्ड हो जाता है, ये देख रहे हैं ना, ज्यादा फोल्ड हो रहा है, और इसी को कहा जाता है नेपी। अब यहां से ये क्या है ना कि किसी दूसरे भाग में टूट जाता है, अब यहां से टूटना शुरू होगा, ये टूटना शुरू होगा, और इसी को कहा जाता है नापे। ठीक है, इसे क्यों कहा जाता है, नापे, और इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, इसे नैपी कहा इंग्लिश में। ठीक है, इस पोर्शन को कहा जाता है, ऐसे फोल्ड होता है। पहले आप देख रहे हैं कि इसका ढाल जो है थोड़ा सामान्य है, इधर ढाल आपके क्या है, मंद है, तो इधर तीव्र है, और इधर और भी मंद है, और इधर तीव्र से भी ज्यादा है। ये जो है ढाल यहाँ और भी देख रहे हैं, ढाल यहाँ इस तरह से घुस गया, और यहाँ अब टूटेगा। इसके बाद में ये क्या है कि फोल्ड जो है ना टूट जाएगा, और दोनों तरफ से क्या हो रहे हैं आपके, तो प्रेशर पड़ रहे हैं, संपीड़न हो रहा है, दो तरफ से क्या है कि संपीड़न हो रहा है। जैसे हिमालय का निर्माण, ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से हुआ है। तो हिमालय का निर्माण में इस प्रकार से पर्वत का निर्माण हुआ है, कोई बहुत सीधा है, तो कोई झुका हुआ है, तो कोई किसी है। तो जहां से ये टूटेगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, नैपी। जैसे टूट करके, अब समझेंगे, जहां से टूट करके, और हिमालय का, यहाँ हिमालय में बना देता हूं, देखेंगे कि ये हिमालय है, ये हिमालय है, और ये हिमालय अब यहां से इस तरह से घूम करके इस तरह आ गया है। अब देख रहे हैं ना, तो यहाँ क्या है कि अति फोल्ड हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ कि अति वलन हुआ है, और ये वाला पार्ट जो है आपको इस तरफ घूम करके आ गया है। तो ये भी क्या है, हिमालय का ही भाग है, ये भी क्या है आपका हिमालय ही है, और ये भी क्या है, हिमालय का ही भाग है, और ये भी क्या है, तो हिमालय का ही भाग है। तो अब दिखा देता हूं आपको कि ये जो हिमालय का भाग है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है, जो हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये हो गया आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया अराकान योमा
पर्वत श्रेणी, अराकन योमा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे म्यांमार में। म्यांमार के पर्वत श्रेणी जो हिमालय का ही विस्तृत भाग है, उसी को कहा जाता है अराकन योमा। ये तो हो गया आपके हिमालय, पूरे के पूरे हिमालय, जितने भी हिमालय हैं। ठीक है, और ये हो गया आपके सुलेमान, ये हो गया आपके सुलेमान पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान में है। सुलेमान पर्वत श्रेणी ये जो पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसके नीचे वाला भाग जो होता है, दक्षिणी भाग जो होता है, इसे किरथर के नाम से जाना जाता है। किरथर के नाम से जाना जाता है, किरथर पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे अराकन योमा के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल के खाड़ी में इंटर कर गई है। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ है? ज्यादा अति वलन हुआ है। तो अति वलन को ही क्या कहा जाता है? नापे का बनना। ठीक है, ये देखेंगे तो समझ में आएगा। देख रहा है, ऐसे झुक जा रहा है और घूम करके यहाँ टूट जाएगा। और ज्यादा वलन होगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब कि ये तो सब रहेगा। अलग होना का मतलब कि टूट करके थोड़ा अलग हो जाना। तो ऐसे टूटते रहते हैं, ज्यादा वलन होने से टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं? नैपी हो रहे। अति वलन की क्रिया से क्या होता है? तो ए आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, जियोसिंक्लाइन में ही आपके क्या चीज का निर्माण हुआ है? तो हिमालय का। जियोसिंक्लाइन यानी कि आपको जियोसिंक्लाइन यहाँ दिया जा रहा है भूसन्नति, इसका हिंदी होता है भूसन्नति। यदि तेथिस सागर में मलबे के जमने के उपरांत हिमालय पर्वत का क्या हुआ? निर्माण हुआ, प्रोसेस से, क्रिया द्वारा। तो उसी को कहा जाता है जियोसिंक्लाइन, जिसे हिंदी में भूसन्नति कहा जाता है। ठीक है, भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन का हिंदी होता है भूसन्नति। भूखंड टूटना माने फ्रैक्चर हो जाना, भूखंड का टूटना यानी फ्रैक्चर हो जाना। तो फ्रैक्चर कब होगा? जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होंगी। यहां देखेंगे एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से के विपरीत दिशा में मूव कर रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से आपके स्थलाकृति का निर्माण होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आपके वैली। ये बन जाएगा आपके एक वैली, और इस वैली को ही रिफ्ट कहा जाता है। और यहीं पर क्या हो गया है कि फ्रैक्चर हो गया है। ये प्लेट जो है इस तरफ घूम गई, ये प्लेट जो है इस तरफ मूव कर रही है, यानी कि इसे कहा जाता है तनाव। ये क्या है? तनाव के कारण हो रहा है, जिसे कहा जाता है टेंशन, या और इसे एक इंग्लिश में कहा जा सकता है डाइवर्जेंट। ठीक है, ये डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्लेटें जाएगी तो वहां क्या होगा? भूखंड का टूटना होगा। भूखंड टूट रहा है, ये भूखंड था, यहाँ टूट करके अलग हो गया, ये नीचे की ओर धंस गया और ये ऊपर की ओर उठ गया। तो ये ब्लॉक माउंटेन कहलाया और ये रिफ्ट वैली कहलाया, अर्थात ये भ्रंश घाटी हो गया, ये भ्रंशोत्थ पर्वत हो गया, भ्रंशोत्थ पर्वत। और भ्रंश घाटी क्या चीज में बनेगा? तो भूखंड का टूटने से बनेगा। ठीक है, तो इसके सही उत्तर क्या हो रहे हैं? ए हो रहे हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? जलवायु नियंत्रक इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो अक्षांश होता है, ऊंचाई भी होता है, आपके पवन भी होता है। ये तीनों के तीनों जो है जलवायु नियंत्रक हैं, लेकिन ये नहीं है पूछा जा रहा है। तो नहीं है पूछा जा रहा है तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, तीनों ही हैं। तो इसमें है तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई गलत नहीं है। मैं लिख देता हूं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अतः इसे हम क्या कहेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। ई इसका सही उत्तर होगा। ठीक है जी, ई इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। रेचना द्वाब किन नदियों के मध्य अवस्थित है? ठीक है, तो रेचना द्वाब आपकी झेलम, सिंध और चेनाब, झेलम, सिंध और चेनाब की बात हो रही है। तो यहां जो द्वाब बनेगा इसे कहा जाता है सिंधु सागर द्वाब।
ठीक है जी, सिंधु सागर दोआब। ठीक है, रावी और चेनाब की जहां बात हम लोग करेंगे तो यहां बनेगा आपके रावी और चेनाब वेस्ट। एक होता है आपके वेस्ट रावी चेनाब, व्यास और सतलज। ठीक है, झेलम और चेनाब यहां देखेंगे। झेलम, झेलम और चेनाब में बनेगा आपका रचना। यहाँ रचना दोआब होता है, रेचना लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, या हम भी रेचना लिख देते हैं। दोआब, दोआब। ठीक है, और यहां बनेगा आपके बाड़ी। ठीक है, बाड़ी, बाड़ी दोआब। ठीक है जी, बाड़ी दोआब, और यहां बनेगा रेचना दोआब। तो सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं? झेलम और चिनाब। रेचना से क्या बनेगा? झेलम और चिनाब। रावी चिनाब यहां बनेगा, सॉरी, रावी, रेचना रावी एंड चिनाब। झेलम और चिनाब से क्या बनेगा? हो रहा है, यहाँ दोआब नहीं होगा, सॉरी, रावी और चिनाब होगा, वहां वहां रचना होगा। यहाँ होगा आपके रेचना, रेचना होगा आपके। सही उत्तर क्या हो रहे हैं? रावी और चिनाब। ठीक है, झेलम और चिनाब, चिनाब और झेलम से बनेगा जाज। ठीक है, इसे बनेगा जा, जाज, चाज, सॉरी, चाज होता है ये बहुत दिनों के बाद में आ रहा है। चा अज, चाज। ये आपका रेचना द्वाब हो गया। ठीक है जी, ये रेचना द्वाब, और ये हो गया आपके चाज द्वाब। ये चाज द्वाब होगा। तो सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं? रावी और चिनाब। रेचना द्वाब किन नदियों के मध्य अवस्थित है? तो आपके रावी और चिनाब। इसे देख लेते हैं, यहां आप शायद समझ जाएंगे। ये देखेंगे, ये एक नदी है और ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी है ये, और एक नदी यहां बनाया गया, एक नदी ये बनाया गया, एक नदी आपकी ये हो गई, एक नदी ये, और दूसरी नदी आपकी ये। ठीक है, अब सभी नदियों का मैं नामकरण कर दूंगा। ठीक है, ये नदी हो गई आपके सतलज, ये सतलज नदी हो गई। ये आपकी ब्यास नदी। ठीक है, ये आपकी रावी नदी हो गई, रावी नदी, और ये हो गई चिनाब नदी। ठीक है जी, चिनाब नदी, और ये नदी हो गई आपकी झेलम, झेलम नदी, और ये नदी हो गई आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, अब ये दोआब का अर्थ होता है कि दो नदियों के मध्य स्थित स्थान को क्या कहा जाएगा? दोआब। ये सब रेड कर देता हूं, ये सब क्या हो गया? दोआब हो गया। ये एक दोआब हो गया। दूसरा दोआब जो है आपका ये होगा। ठीक है, ये दूसरा दोआब हो गया। ये तीसरा द्वाब, ये एक तीसरा द्वाब हो गया। ठीक है जी, यहां देखते हैं शायद समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ एक द्वाब हो गया। ठीक है, और एक द्वाब आपको इस क्षेत्र में बनेगा, जो हमारे भारत के क्षेत्र में। ठीक है, फिर पाकिस्तान हो जाता है। 1 2 3 4 5 द्वाब बन रहे हैं। ठीक है, 5 द्वाब बन रहे हैं। तो देखेंगे ब्यास और सतलज, ये ब्यास और सतलज के मध्य जो द्वाब बनेगा उसको कहा जाएगा बिष्ट द्वाब। इसे कहा जाएगा बिष्ट। ठीक है जी, बिष्ट द्वाब, इसे बिष्ट द्वाब कहा जाएगा।
ठीक है, यहां जो बन रहा है रावी और ब्यास के बीच में बन रहा है, रावी और व्यास के बीच में बन रहा है बेस्ट, बेस्ट हो गया ये ब्यास और सतलज। ठीक है जी, और रावी एंड ब्यास, रावी और ब्यास के बीच में जो बनेगा उसे एक और द्वाब कहा जाता है बेस्ट, बारी, इसे बारी द्वाब कहा जाता है। ठीक है जी, इसे कहा जाएगा बारी द्वाब, बारी द्वाब। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि रावी और चेनाब, रावी और चेनाब के बीच जो बन रहा है द्वाब उसे ही रेचना द्वाब कहा जाएगा। रेचना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए इसको। ठीक है, चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम के बीच में जो द्वाब बन रहा है तो मैं इस तरफ लिख देता हूं, इसे कहा जाता है चाज, चाज द्वाब, इसे कहा जाता है चाज द्वाब। ठीक है जी, और सिंधु और झेलम, ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच जो बनता है तो इस द्वाब को कहा जाता है सिंधु सागर द्वाब। ठीक है, सिंधु, सिंधु सागर, सिंधु सागर द्वाब। ठीक है, यहां पांचों द्वाब आप देख सकते हैं, 5 द्वाब है, 1 2 3 4 5, 5 द्वाब है। ठीक है, ये ले लेते हैं पहला द्वाब, फर्स्ट, ये हो जाएगा आपके सेकंड। ठीक है, इसे मान लेते हैं थर्ड, ये हो गया, और ये हो गया आपके फोर्थ यानी चौथा द्वाब, और ये हो गया आपके 5वां द्वाब। इस तरह से आप इस डायग्राम के माध्यम से इस द्वाब को समझेंगे। इधर से पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर भी अरेंज करने के लिए दे सकता है, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया कि आप याद तो करते होंगे लेकिन भूल जाते होंगे, भूल जाते होंगे। तो एक ट्रिक बता देता हूं कि शायद आपको काफी दिनों तक याद रहे। तो देखेंगे, हम पहले बात करेंगे बिस्ट की। ठीक है, बिस्ट की बात करेंगे तो देखेंगे हम बिस्ट हम इंग्लिश में लिखेंगे पहले, बिस्ट, ये हो गया बिस्ट, यानी ब से क्या होता है, ब्यास होता है। देखेंगे बिस्ट से ब से क्या होगा, ब्यास होगा, और स लग रहा है ना तो स से सदलज होगा। तो आपका कौन सा द्वाब बनेगा, ये बिस्ट, बिस्ट का मतलब होता है ब्यास। ठीक है, ब से ब्यास और सतलज उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा। तो बिस्ट द्वाब किन किन 2 नदियों से बनेगा, तो ब्यास और सतलज से बनेगा। ठीक है, जब हम यहां आएंगे रावी, रावी तो देखेंगे बारी द्वाब इसे कहा जाता है। तो रावी और ब्यास के बीच में, रावी और ब्यास के बीच में क्या बनेगा, आपके बारी द्वाब बनेगा। तो बारी ब, ब्यास ब, बारी, देख रहे हैं ना, ब यहां पड़ जा रहा है बी, और यहां र आर पड़ेगा नहीं र पड़ेगा, तो बारी, बारी से क्या बनेगा, ब्यास और रावी के बीच में बनेगा। ठीक है, अब आएंगे चेनाब में। ठीक है, चेनाब में आएंगे तो चेनाब और रावी, रावी और चेनाब, यहां क्या बनना, रेचना, रेचना, र से आपके क्या हो गया, रे, रचना या रेचना जो भी है, र से क्या हो गया आपके रावी हो गया, और च देख रहे हैं ना, च लिखा हुआ है, चिनाब, CH, तो रा मतलब र से बना आपके रेचना का मतलब कि र से रावी और च से चेनाब, तो ये रेचना आपके किसके बीच में होगा, रावी और चेनाब के बीच में। ये एक तरह से सेट कीजिएगा, सब यहीं पे है, बिस्ट, बारी, रेचना, ये 3 ठो आप जान लिए। तो झेलम में आएंगे तो झेलम में चाज बन रहा है, च से क्या हो गया, चिनाब, जो हो रहा है ना, तो ज को झ में यूज किया जाता है, झेलम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, झेलम जब लिखेंगे आप इंग्लिश में तो झेलम, LUM होगा। ठीक है, झेलम, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, अब देख लीजिएगा झेलम। तो चाज, चाज कैसे बनेगा, च और झ से, चाज, च और झ से क्या बनेगा, चाज द्वाब, और उसके बाद में झेलम और सिंधु सागर आपको सिर्फ याद रखना है। तो सारा ट्रिक जो है ना इसी द्वाब के नाम से ही, द्वाब के नाम से ही है, बिस्ट मैंने ब्यास और सतलज कह रहा है। ठीक है, और यहां बारी, यानी बारी मतलब ब्यास और रावी कर रहा है। ठीक है, ब्यास मैंने ब और र हो गया आपके बारी। अब यहां आएंगे
तो यहां से र और च, र च, र च दिया हुआ है, र च, र च। फिर यहां जब आएंगे तो चा च, चा च, ज, चाज, चाज, चाज किसके बीच में बन रहा है? चेनाब और झेलम के बीच में बन रहा है। और फिर सिंधु सागर द्वाब, यानी कि झेलम और सिंधु के मध्य बन रहा है। झेलम क्योंकि सबसे पश्चिम में है तो झेलम, और सबसे पश्चिम में क्या है? आपके सिंधु है। तो सिंधु के बाद में आपके ये पंचनद में सबसे पश्चिम ये है, ठीक है। और ये तो है ही आपकी मुख्य नदी। तो यहां जब सिंधु नाम आ रहा है तो सिंधु और झेलम के बीच में जो द्वाब बनेगा उसे सिंधु द्वाब, सिंधु सागर द्वाब कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझेंगे इसको ट्रिक लगा करके। तो एकदम ट्रिक तो है ही इसमें, एक बार अपने से अध्ययन कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। उस तरह से आप कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाए, तो ये भूलेंगे नहीं। यदि क्वेश्चन पूछेगा तो वही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि रटना बड़ा मुश्किल होता है। रटने से हो क्या जाता है, इस चीज को रटने से होता क्या कि भूल जाते हैं। तो जो मैंने ट्रिक लगाया जैसे वैसे ही आप लगा लेंगे तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं? बी हो रहे हैं। फिर हम लोग फटाफट आगे बढ़ जाएं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी किसी टीचर का है, तो फटाफट कर लेते हैं। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण क्या है? ठीक है, सबसे सटीक प्रमाण जो होगा आपके भूकंप विज्ञान होगा, जिसे कहा जाएगा सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान यानी कि ज्वालामुखी उद्गार भी है, ठीक है, घनत्व, दाब और ताप भी है, लेकिन भूकंप विज्ञान जो है वो सबसे सटीक है, क्योंकि पूछ रहा है सटीक प्रमाण। तो सटीक प्रमाण में आपको क्या आएगा? तो भूकंप विज्ञान आएगा, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को सटीक मतलब समझने के लिए सटीक प्रमाण क्या होगा? तो भूकंप विज्ञान होगा, सिस्मोलॉजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार वितरण दिया था तो ये जोसेफ नाम के व्यक्ति ने दिया था, जोसेफ फोरियर ने दिया था। कब दिया था ये? तो 1824 ईस्वी में दिया था, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव आप जानते होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। जहां पर तापमान बहुत कम होता है, शीतकालीन या शीतोष्ण प्रदेश होता है या शीत प्रदेश होता है, तो वहां यानी कि आप नर्सरी ले लीजिए, नर्सरी को उगाने के लिए इस प्रभाव का इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो गर्म करता है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, है ना, तो ये ग्रीन हाउस, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब, इफेक्ट का मतलब होता है कि जहां पर आपको गर्मी पैदा करनी है, ठीक है। तो एक कांच आप इसे प्रयोग भी कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा घर बनाइए कांच का, या कांच का छोटा सा ही घर बनाइए, उसमें पौधा डालिए, तो पौधा को गर्म करने के लिए आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पौधा को, नर्सरी को गर्म करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे गर्म करने के लिए। गर्म होगा तो क्या उपज होगा, और जैसे वो उपज हो जाता है नर्सरी में, फिर उसे बाहर लाया जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए, जैसे आप एक कार में बैठ जाइए, ठीक है, कार में बैठ करके आप ग्लास को बंद कर दीजिए, तो सन का जो प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, वो ग्लास के अंदर प्रवेश तो कर जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो कार के अंदर में जो एनवायरमेंट होगा, जो पर्यावरण होगा, क्या होगा? गर्म हो जाएगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा। तो गर्म होना ही क्या हो गया? ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, जिसका प्रयोग आप कार में बैठ करके कर सकते हैं। पूरी ग्लास को बंद कर दीजिए, सन का प्रकाश अंदर तो आएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, और गर्म हो जाएगा। फिर आपको उबला करके निकलना पड़ेगा बाहर। और एसी चल रहा है तो बात अलग है, मैं एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसमें एसी चल रहा है और ग्लास बंद है, फिर अलग चीज हो गया। आप वैसे ही पूरा बंद करके चारों तरफ से पैक कर दीजिए और सूर्य का प्रकाश अंदर आने दीजिए, और फिर देखिए कितना गर्म होता है। उसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। और इसका सर्वप्रथम वितरण किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। कब? 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने किया था, ठीक है जी। सही उत्तर आपके क्या होंगे? ए होंगे। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो मत्स्य उत्पादन का उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी तट, ये आपके सही उत्तर होंगे। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट जो होगा आपके सही उत्तर होंगे। जैसे आप मान लीजिए कि ये है आपका एक द्वीप है,
ठीक है। और ये द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप है। और यहाँ एक ऐसे ही रफली मैं बना रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। ये आपके कनाडा, ये जो हो गया आपके, ये देखेंगे ये आपके क्या हो गया, कनाडा, ये हो गया आपके कनाडा, और ये यूएसए देश हो गया, ये यूएसए देश हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक द्वीप है, यहाँ एक द्वीप है, और इस द्वीप को कहा जाता है न्यू फाउंड लैंड, इस द्वीप को कहा जाता है न्यू फाउंड लैंड, और ये कनाडा का भाग है, कनाडा का भाग है। और इस क्षेत्र में एक गर्म जलधारा, इस क्षेत्र में एक गर्म जलधारा ऐसे प्रवाहित होती है, और आपके ध्रुवीय क्षेत्र से देखेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र से एक धारा ध्रुवीय क्षेत्र से आती है, ये एक जलधारा है, ठीक है। दोनों जलधारा का मिलन होता है यहाँ पर, इस जगह पे दो जलधारा का मिलन होता है, एक क्या होती है, ठंडी जलधारा होती है, और एक क्या होती है, गर्म जलधारा होती है। इस गर्म जलधारा को कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम, इसे कहा जाता है गल्फ, इसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या है, गर्म है, और इसे कहा जाता है लेब्राडोर, इस जलधारा को कहा जाता है लेब्राडोर, लेब्राडोर जलधारा। और ये क्या है, तो ठंडी है। जब गर्म और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो यहां पर एक प्रकार का फाइटोप्लैंक्टन नामक शैवाल की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए क्या होता है, चारा होता है, वो मछली उसे काफी पसंद करती है। तो पूरी महासागर से मछलियां जो है यहाँ काफी मात्रा में क्या है, एकत्रित होती है, काफी मात्रा में क्या है, एकत्रित होती है। तो ये एक क्षेत्र बन जाता है, क्या आपके मत्स्य क्षेत्र बन जाता है। तो मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आपका क्या है, तो कनाडा यूएसए लिखा हुआ है, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये कनाडा यूएसए को मिलाकर के उत्तरी अमेरिका कहा जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र जो क्या है, आपके मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। यही आपके क्या है, तो मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ये कहाँ है, तो वो डायग्राम में आपको दिखाया गया, ठीक है। ये आपके ग्रीनलैंड है, ये आपके देख सकते हैं ग्रीनलैंड, एटलस में आप देख सकते हैं, या किसी प्रकार का आपके पास में मैप हो वर्ल्ड का, दीवार पे चिपकाई हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आपको द्वीप मिलेगा, और इस द्वीप का नाम है न्यू फाउंड लैंड, इसका नाम है न्यू फाउंड लैंड द्वीप है। और ये द्वीप किसकी है, तो कनाडा की है, जो ग्रीन कलर में दिखाई जा रही है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्न में से किस सिंचाई के स्रोत द्वारा अधिकतम क्षेत्र सिंचित होता है, सिंचित होता है, तो नहर, तालाब, कुआं, ठीक है। नहर से 25 से 32% भाग को सिंचित की जाती है, और तालाब से 14.5% भाग को सिंचित की जाती है, परंतु कुआं और नल से कितना 55.68% की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक किससे सिंचाई की जाती है, तो कुआं नलकूप से सिंचाई की जाती है, जिसकी प्रतिशत भारत में कितनी है, 55.68% है, ठीक है। नहर से 25 से 32%, तालाब से 14.5%, सबसे ज्यादा कुआं और नलकूप होगा। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, सी। मशरूम भू आकृति पाई जाती है, कहां, तो सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में ये पवन द्वारा निर्मित होता है। देखेंगे कि ये एक चट्टान है, ये क्या है, एक चट्टान है, ये पहला डायग्राम है, चट्टान है, और इधर से क्या है कि पवनें बह रही है, पवन, ये क्या है, तो आपके पवन, चारों ओर से पवन चल रही है, ठीक है। ये क्या है आपके, तो पवनें हैं, ये भी पवन है, ठीक है। अब इसकी आकृति जो है कि पवन नीचे वाला भाग में तेजी से चल रही है, तो इसका कटाव होगा। जब ये कटाव होगा तो देखेंगे कि इसका आकार जो है, इसका आकार जो है क्या बन जाता है,
तो इस टाइप का बन जाता है इसका आकार। इसका आकार अपर्दन होकर के, पवन द्वारा अपर्दन होकर के इसका आकार क्या है कि इस टाइप का बन जाता है, और इसी को कहा जाता है मशरूम, यानी छतरी नुमा, छतरी नुमा आकार। तो छतरी नुमा आकार कहां बनेगा आपके, तो किसी मरुस्थल में बनेगा, क्योंकि मरुस्थल में ही क्या आपको चलेंगे, पवन चलेगा। तो पहले ये पर्वत इस प्रकार से था, ये पर्वत पहले इस प्रकार से था, एक नंबर डायग्राम। और दूसरा डायग्राम ये देखेंगे कि ये अपर्दन होकर के, क्योंकि ये पवन द्वारा इस क्षेत्र को ज्यादा अपर्दित किया गया, क्योंकि ये सॉफ्ट था, नरम था, अपर्दन ज्यादा हुआ। यहां भी अपर्दन हुआ है परंतु कम हुआ है, और ये नीचे वाला क्षेत्र उसका रूट हो गया। और इस तरह से जब इस तरह से आकृति बनती है किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में, इसी को कहा जाता है मशरूम। ठीक है, इसे इंग्लिश में मशरूम कहा जाता है, और इसे छतरी नुमा स्थलाकृति कहा जाता है। छतरी नुमा स्थलाकृति, छतरी नुमा स्थलाकृति कहा जाता है मशरूम स्थलाकृति को। ठीक है, तो ये कहां मिलेगा आपको, तो सहारा मरुस्थल में मिलेगा। दक्कन ट्रैप आपके महाराष्ट्र में मिलेगा, लावा द्वारा बनता है ये। ठीक है, लावा द्वारा ये बना है, ज्वालामुखी क्रिया है। तो दक्कन का पठार लावा द्वारा बना है। सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं, बी हो रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाए, ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रात्रि क्या बज रहे हैं, रात्रि के 12 बज रहे हैं। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा, तो 2 बजे रात्रि होगा। ये आपके क्या है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। और ये आपके क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जीएमटी है। ये क्या है आपके, तो जीएमटी है। और ये है आपके 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या है, तो पूरब है। तो 30 डिग्री पूरब पर देखेंगे कि यहां पर एक देश मिस्र देश है, और मिस्र देश की राजधानी क्या है, तो काहिरा है। ये मिस्र देश की क्या है, राजधानी है काहिरा, 30 डिग्री पर है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर समय में कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री का फर्क है। तो 0 डिग्री पर क्या बज रहा है, तो 12 बज रहा है रात्रि। ठीक है, रात्रि 12 बज रहा है। आप 0 डिग्री से कहां जा रहे हैं, 30 डिग्री ईस्ट में आ रहे हैं, काहिरा में आ रहे हैं। ले लीजिए, काहिरा के पास ही लगा देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 इंटू क्या कर देंगे, 4 बराबर क्या हो जाएगा आपके 120 क्या हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। ठीक है, 120 मिनट को 60 से करेंगे तो घंटा में आ जाएगा, तो 2 घंटे हो जाएंगे। तो 2 घंटे आपके क्या हो रहा है, इधर प्लस होता है, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 घंटा बढ़ जाएगा, यानी कि 2 घंटा जब आपके प्लस हो रहे हैं, तो यहां जब रात्रि के 12 बज रहे हैं, तो काहिरा में क्या बजेगा, 2 बजे रात्रि होगा। 2 बजे क्या होगा, 2 बजे रात्रि होगा। ठीक है, शायद आप लोग इसको जानते होंगे या समझ में आ गया होगा। तो सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं, 2 बजे रात्रि। नेक्स्ट देखा जाए, सागर द्वीप कहां, गंगा सागर डैश पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट, यही आपके सही उत्तर होंगे। फिर भी देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान नहीं, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न ढाल, बंगाल की खाड़ी पे महाद्वीपीय मग्न ढाल पर नहीं होता है, किधर होता है, मग्न तट पे होता है। तो इसको भी समझ लेते हैं। ये देखेंगे, ये है मैदान। ठीक है, और मैदान से जैसे हम सागर में आते हैं, ठीक है, सागर में यहां थोड़ा डिटेल्स में ये देखेंगे, जब सागर में प्रवेश करते हैं, और ये हो गया, फिर आप अंदर की ओर आते हैं। ठीक है, अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारी स्थलाकृतियां मिलेगी। ये ले लीजिए, बहुत सारी स्थलाकृतियां मिलेगी आपको। अंदर की ओर जाएंगे तो बहुत ज्यादा स्थलाकृतियां हम यहाँ नहीं बनाएंगे, बस इतना ही बनाएंगे, सिर्फ समझाना है हमें। ठीक है, अब देखेंगे कि इस ढाल पर, ये थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा।
ये देखेंगे ये जल है, ये जल को दिखाया गया यहाँ, और यही आपके क्या है, सागर है। सागर है, महासागर है, कुछ भी ले लीजिए। तो ये आपके गर्त हो गया, है ना, ये आपके गर्त हो गया, ये आपके द्वीप बन जाएंगे जो दिख रहा है, और ये आपके समुद्री मैदान हो जाएगा। इसे कहेंगे समुद्री मैदान, मानकर चले, सॉरी, समुद्री पहाड़, इसे कहेंगे समुद्री पहाड़। ये सॉरी, ये समुद्री पहाड़ हो गया, ये आपके समुद्री मैदान हो जाएगा, इसे समुद्री मैदान कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि द्वीप का निर्माण कहाँ होता है। इस द्वीप का, सागर द्वीप का निर्माण कहाँ हुआ है, तो इस क्षेत्र में हुआ है। ये जो है ना द्वीप आपको दिख रहा है, ये द्वीप है, ये क्या है, दिख रहा है। और इसी द्वीप का नाम क्या है, इस द्वीप का नाम क्या है, सागर द्वीप। मैं लिख देता हूं, इस द्वीप का नाम है सागर द्वीप, जो पश्चिम बंगाल का भाग है, सागर द्वीप का नाम है। अब देखेंगे कि ये जो ढाल है, ये जो ढाल है समुद्र की ओर, समुद्र की ओर, तो इसे कहा जाता है महाद्वीपीय ढाल। इसे क्या कहा, ये मैदान है, ये हमारा मैदान हो गया, स्थल हो गया ये। ठीक है, ये स्थल भाग है, और ये आपके जलीय भाग हो गया, तो इसे कहा जाएगा महाद्वीपीय, इसे कहा जाएगा महाद्वीपीय मग्न, इसे कहा जाएगा मग्न तट। ठीक है, इसे कहा जाएगा कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसे कहा जाता है, ये जो ढाल जो दिख रहा है, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मग्न, मग्न ढाल कहा जाता है। ठीक है, मग्न ढाल कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। तो अब देखेंगे सागर द्वीप का निर्माण कहाँ हुआ है, मग्न तट पे हुआ है या मग्न ढाल पे हुआ है, कहाँ हुआ है, तो आपके मग्न तट पे हुआ है। यही है आपके कौन, क्या है, सागर द्वीप है। सागर द्वीप गंगा सागर जिसे कहा जाता है, डैश पर स्थित है, कहां, तो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है, ना कि महाद्वीपीय मग्न ढाल पर। ठीक, दिख रहा है आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, तो ये वैसे ही नहीं होगा, आप भी छांट सकते हैं, कंफ्यूजन आपको यहां होगी। तो मग्न ढाल पहले बनता है, यहां देखेंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट पहले बनता है, और उसके बाद में क्या बनेगा, मग्न ढाल बनेगा, और ढाल के बाद में क्या आ जाएगा, समुद्री मैदान। फिर आपको ये सब स्थलाकृति कहीं भी बन सकती है, लेकिन ये जो है ना सीरियल रहेगा, सबसे पहले बनेगा महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद बनेगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, उसके बाद में बनेगा समुद्री मैदान। ठीक है, तो सागर द्वीप का निर्माण कहाँ हुआ है, महाद्वीपीय मग्न तट पर। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, ए हो जा रहे हैं। इसके सही उत्तर आपके क्या होंगे, ए होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्राबेन उत्पन्न होता है अपक्षय से, वलन से, अपरदन से, वलन से भी नहीं होता है, ये होगा आपके फॉल्टिंग, इसको फॉल्टिंग कहा जाएगा। फॉल्टिंग, फॉल्टिंग का मतलब, ये फॉल्टिंग का मतलब क्या होगा, तनाव से होता है, टेंशन जिसको कहा जाएगा, टेंशन से होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं तभी ग्राबेन। तो ग्राबेन को तो पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, ये देखेंगे, ये आपके क्या है, प्लेट है, ये प्लेट है, और ये प्लेट में क्या हो रही है, तनाव हो रहा है, ये प्लेट में क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है। वही चीजें बनाऊंगा जो आपको कई बार बना करके बताया गया है। ये देखेंगे, ये तनाव हुआ, तो ये दूसरा डायग्राम बनाया, और ये भाग जो है ना आपके उठ गया हुआ है, उठा हुआ भाग है। ठीक है, और इसी को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, और इसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। ठीक है, और ये देखेंगे, ये आपके क्या हो गए, तो पर्वत हो गए। ये भाग क्या हो गया आपके, तो पर्वत हो गए, और ये भाग आपके नीचे वाला भाग है। ठीक है, और ये हो गया घाटी, ये क्या हो गया आपके घाटी, तो इसे कहा जाता है भ्रंश, भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी, और इसे क्या कहा जाएगा, भ्रंशोत, भ्रंशोत पर्वत लिख दिया मैंने, जिसको इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन कहा जाएगा। ब्लॉक माउंटेन ये भी वही है
ठीक है, अब देखेंगे कि बात हो रही है ग्रैबेंड की, बात हो रही है ग्रैबेंड की, तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रैबेंड, 1 मिनट के लिए क्या लिख देता हूं, ग्रैबेंड। अब देखेंगे ये ग्रैबेंड जो है ना, ये जर्मनी भाषा है, ये क्या है, जर्मनी भाषा है। और जर्मनी भाषा में ग्रैबेन, ग्रैबेन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन, और हिंदी में कहा जाता है ब्रंसोल। ठीक है, ये जर्मनी भाषा वाला पूछ दिया है। ग्रैबेन, ग्रैबेन उत्पन्न होता है, तो ग्रैबेन क्या चीज से उत्पन्न होगा, तनाव से होगा ना। ये दो प्लेटें अलग जा रही है, 1 नंबर डायग्राम, ये आपके 2 नंबर डायग्राम, ये प्लेट जो है इस तरफ मूव कर रही है, तनाव हो रहा है, और ये प्लेट जो है इस तरफ मूव कर रही है, तो तनाव के कारण ये पार्ट जो है ना उठ गया और ये पार्ट धस गया, तो इसे भ्रंश घाटी कहेंगे। तो भ्रंश घाटी, सॉरी, यहां ग्रैबेन, यहां ग्रैबेन नहीं कहेंगे, इसको कहा जाता है हॉस्ट। 1 मिनट पहले मिटा दो। जर्मनी भाषा में ही देखेंगे कि इस यानी कि भ्रंशोत्थ पर्वत को क्या कहा जाता है, हॉस्ट कहा जाता है, इसे कहा जाता है हॉस्ट। ठीक है, और यहां जो भ्रंश लिखा हुआ है, भ्रंश घाटी, इसी को कहा जाता है ग्रैबेन। इसको क्या कहा जाता है, ग्रैबेन। ग्रैबेन यानी कि ये कौन सी भाषा हो गई, तो जर्मनी भाषा हो गई। जर्मनी में हॉस्ट कहा जाता है आपके क्या, भ्रंशोत्थ पर्वत को, ब्लॉक माउंटेन को जर्मनी में हॉर्स कहा जाता है, हॉर्स्ट। यहाँ टॉ होगा जी, हॉर्स लिख दिया हूं मैं, हॉस्ट, हॉस्ट, यहां इंग्लिश में लिख देता हूं HORST, हॉस्ट होता है। ठीक है, और ये हो गया आपके क्या, ग्रैबेन। ग्रैबेन, यहां इंग्लिश में भी ग्रैबेन लिख देता हूं, ग्रैबेन। ठीक है, ग्रैबेन। और ये भाषा कौन सी होगी, तो जर्मनी भाषा में। जर्मनी में, जर्मनी भाषा में भ्रंश घाटी को क्या कहा जाता है, ग्रैबेन। ठीक है, ग्रैबेन कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रैबेन का निर्माण इनमें से किसी से हो रहा है क्या, ये अक्षय से होगा, नहीं, अपर्दन से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वलन से होगा, फोल्ड से होगा, नहीं, क्या चीज से होता है, फोल्ड, फॉल्टिंग से होता है, जिसे तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं, और जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं, जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं, हिंदी भी दिया हुआ है। ठीक है, तनाव से दो प्लेटें जब एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है, तब यहां क्या चीज का निर्माण होता है, तो भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी को ही क्या कहा जाता है, ग्रैबेन। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका ई क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि इन तीनों में से किसी से नहीं होता है। तो क्या चीज से होता है ये, तो फॉल्टिंग, तनाव या टेंशन या डाइवर्जेंस। ठीक, डायग्राम वहां बनाया गया है, नहीं होता है, किसी से नहीं होता है, वलन से नहीं। वलन से क्या होगा, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी, तो यहां क्या होगा, वलन होगा ना, ये इस प्रकार का वलन होगा। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है, तो वलन में क्या बनेगा, आपके पर्वत बनेगा, पर्वत बनेगा। अब देख रहे हैं ना, पर्वत के साथ में घाटी बनेगा, तो घाटी को कभी भी रिफ्ट वैली नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपके वलन, यानी वलित पर्वत हो गया। वलन से क्या बनेगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ग्रैबेन, तो ग्रैबेन का मतलब क्या होता है, भ्रंश घाटी। ठीक है, रिफ्ट वैली होता है, जर्मनी भाषा में ग्रैबेन कहा जाता है, रिफ्ट वैली को, भ्रंश घाटी को। तो ग्रैबेन पूछ रहा है, तो ग्रैबेन इसमें से किसी से नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तेलुगु गंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मद्रास को पेयजल उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, आंध्र प्रदेश को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी आपके क्या है कि सही है। आंध्र प्रदेश को सिंचाई उपलब्ध भी करवाया जाता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है जी, जब मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो इसको हटा देते हैं। आपके मद्रास को पेयजल उपलब्ध करवाने का ही मुख्य उद्देश्य है क्या, तो तेलुगु गंगा परियोजना से। तेलुगु गंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मद्रास को पेयजल उपलब्ध करवाना, क्योंकि ये तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कृष्णा नदी पर, ये कृष्णा नदी पर क्या मिलेगा, आपको एक परियोजना मिलेगा जिसे तेलुगु गंगा परियोजना के नाम से जाना जाता है। और इस परियोजना द्वारा कृष्णा नदी से जल को लाया जाता है, कहां, तो आपके चेन्नई में। और चेन्नई में
उसी जल को फिल्टर करके पेयजल के लिए उपलब्ध कराई जाती है। उसी को तेलुगु गंगा परियोजना के नाम से जाना जाता है। उससे कुछ सिंचाई आंध्र प्रदेश में की जाती है, लेकिन यह मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य आपके क्या है, मद्रास को पेयजल उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट देखते हैं, किन चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म फॉसिल किस चट्टान में पाया जाएगा, तो अवसादी चट्टान में पाया जाएगा, सबको पता है, ठीक है, अवसादी चट्टान में पाए जाएंगे। अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो ये देखेंगे, ये आपके क्या है, मैग्मा चैम्बर है, और मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकला, और मैग्मा निकल करके ये देखेंगे एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया। ये है आपके ज्वालामुखी पर्वत, ये है आपके ज्वालामुखी पर्वत, यानी लावा द्वारा इस पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है, इस पर्वत का निर्माण हो गया, और इसे कहेंगे आग्नेय चट्टान, इसे कहेंगे आग्नेय चट्टान। जब इसका अपर्दन होता है, देखेंगे, जब इसका अपर्दन होता है, तो अपर्दन होकर के नदी द्वारा बहा करके कहीं जलीय भाग में इसका जमाव हो रहा है, ठीक है, जलीय भाग में क्या हो रहा है, इसका जमाव हो रहा है। तो नदी अपने साथ में क्या ले रही है, नदी में भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे के अवशेष भी आ रहा है, और आकर के क्या हो गया, यहाँ जमा हो गया। तो इस जमा हुआ चट्टान को क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान, इसे कहेंगे अवसादी चट्टान। तो जीवाश्म आपको कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस नदी में जो जीव जंतु होते हैं उनके अवशेष यहाँ जमा हो रहा है, तो अवसादी चट्टान में ही आपको क्या मिलेंगे, तो जीवाश्म मिलेगा, ठीक है। और इसी से और आपके आग्नेय चट्टान जब रूपांतरित होगा, जब उस पर दबाव पड़ेगा, ताप में वृद्धि होगी, तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होगा। जो 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तो ये सबसे पहले चट्टान बनता है, ठीक है। दूसरा बनेगा आपका अवसादी चट्टान, और इन दोनों चट्टानों का जब रूप चेंज होता है, उसे ही कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहा है, अवसादी चट्टान, बी इसके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे, ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, भारतवर्ष के निम्नलिखित प्रदेशों में प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। गंगा का मैदान, दक्कन ट्रैप, बस आगे बढ़ते हैं, ये सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है, यानी कुंडनकुलम, ठीक है, इसका नाम है कुंडनकुलम की क्षमता भी ज्यादा है, और ये बड़ी भी है, भारत में सबसे बड़ा संयंत्र है ये कुंडनकुलम। और ये कहाँ है, तो आपके तमिलनाडु में है। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है जी, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तो सही उत्तर आपका यही होगा। कल्पक्कम भी आपके कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ये भी क्या है आपके, तो तमिलनाडु में है। ये भी शक्ति संयंत्र है, परमाणु शक्ति संयंत्र है। काकरापार की बात करें तो ये आपके गुजरात में है। ये आपके गुजरात के ताप्ती नदी पर निर्मित परियोजना है, ठीक है, या बांध है। और ये गुजरात के किस शहर में है, तो सूरत में है, ठीक है। तो सही उत्तर आपके ये क्या होगा, कुंडनकुलम। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है, यानी कि सह सकती है, सूखा को भी सह सकती है, चरम मौसम हो जाए किसी प्रकार का उसमें भी हो सकती है। तो चावल नहीं होगा, गेहूं भी सूखा में नहीं होगा, लेकिन बाजरा हो जाएगा। बाजरा इससे क्या होंगे, सही उत्तर होंगे, जिसे इंग्लिश में मिलेट कहा जाता है, मिलेट। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी आला जिसे नीच कहा जाता है, क्या संदर्भित करता है। आदिम और पर्यावरण, आदमी और पर्यावरण के बीच का परस्पर क्रिया नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, बिल्कुल सही। मनुष्य और पौधों की परस्पर निर्भरता, बिल्कुल गलत।
ठीक है, तो आपके सही उत्तर क्या हो जा रहे हैं, बी। इसके बी क्या स्टेटमेंट में जो दिया जा रहा है वो बी आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका ही होती है पारिस्थितिकी आला, जिसे नीच कहा जाता है, NICHE। ठीक है, इकोलॉजिकल नीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और भी है। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो ये तेहरान एक आपके राजधानी है, किसका, ईरान का। ईरान देश की राजधानी क्या है, तेहरान है। वो तेहरान कहाँ स्थित है, तो एल्बुर्ज पर्वत पे है, एल्बुर्ज पर्वत पे है। ये सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, एल्बुर्ज हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं, एल्बुर्ज को, एल्बुर्ज को देखते हैं कि ये इसको समझेंगे। ये आपके भारत हो गए, ठीक है, ये एक खाड़ी हो गया, और ये एक सागर हो गया, और ये सऊदी अरब है। ठीक है, सऊदी अरब, ये सऊदी अरब हो गया, और यही आपके क्या है, तो ईरान है। ठीक है, और इस तरफ में आएंगे, इस तरफ में आएंगे तो पाकिस्तान होगा। ठीक है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से सीधे क्या आ जाएंगे, भारत में। ये हो गया आपके भारत। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो भारत, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब मिलेगा। ठीक है, ये एक खाड़ी मिलेगा, इस खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ठीक है जी, ये हो गया फारस की खाड़ी, और ये एक सागर है, और इस सागर का नाम होगा लाल सागर। ठीक है, लाल सागर। ठीक, अब देखते हैं कि एल्बुर्ज आपको कहां मिलेगा, तो ईरान में मिलेगा, और वहीं पे तेहरान, यानी ईरान की राजधानी तेहरान मिलेगा। तो देखेंगे एल्बुर्ज, एल्बुर्ज आपका यहां स्थित है, ये है एल्बुर्ज, ये एल्बुर्ज पर्वत है जो ईरान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, और इसे ही कहा जाता है एल्बुर्ज, एल्बुर्ज पर्वत। ठीक है, एल्बुर्ज पर्वत, और एल्बुर्ज पर्वत पर ही आपको क्या मिलेंगे, तो तेहरान मिलेगा, तेहरान, ये लिख दिया मैंने, तेहरान। ठीक है, अब मकरान की बात करें तो मकरान आपको इस क्षेत्र में मिलेगा, ये है आपकी मकरान, ये है आपकी मकरान पर्वत श्रेणी। तो मकरान पर्वत श्रेणी आपको कहां मिलेंगे, तो ईरान, ईरान और पाकिस्तान। देखिए वहां पाकिस्तान, पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, और ईरान के दक्षिणी पूर्वी भाग में आपको एक और पर्वत मिलेगा, जिसका जिसका नाम क्या है, तो मकरान है। ठीक है, ये हो गया आपके मकरान पर्वत, मकरान पर्वत। जैग्रोस की बात करें, ठीक है, ये तो अल्बुर्ज हो गया, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है, ये जैग्रोस होगा, एक मिनट, एक मिनट, अभी मैं ठीक कर देता हूं, बस हो गया जी, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन था। कितना हो गया, ठीक है, इसे, इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है आपके जैग्रोस। थोड़ा सा गलती हो गया है, अभी अभी मैं ठीक कर देता हूं। ठीक है, जैग्रोस, ठीक है, ये जैग्रोस पर्वत, ये जैग्रोस पर्वत है, इस क्षेत्र में मिलेगा आपको एल्ब्रूस। ठीक है जी, यहां एल्ब्रूस मिलेगा, ये है एल्ब्रूस, ये देखिए एल्बुर्ज, ये एल्बुर्ज
पर्वत यहाँ मिलेगा, ठीक है। और इसी एलबुर्ज पर आपको तेहरान, ये देखेंगे तेहरान आपको मिलेगा, ईरान की राजधानी, तेहरान की राजधानी, ये तेहरान राजधानी है ईरान की, वो कहाँ मिलेगा आपको, एलबुर्ज। यहाँ एलबुर्ज है, यहाँ जैग्रोस है और यहाँ मकरान है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, एलबुर्ज हो जाएंगे। देखेंगे थोड़ा ध्यान से, आप लोग देख सकते हैं, ये भारत हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट किया जाए। सू नहर और वेलेंड नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जलमार्ग पर किया गया है। सू नहर तो महान झीलें सेंट लॉरेंस जलमार्ग पर, ये आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ये हो गया आपके एक झील, ये हो गया दूसरी झील, ठीक है। और इसी से मिला हुआ एक झील मिलेगा, ये जो है एक और झील हो गया, ठीक है। यहाँ एक झील मिलेगा और यहाँ एक झील मिलेगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके झील हैं। ये सभी के सभी झील हैं और इसी झील को कहा जाता है महान झील। कहाँ के, तो उत्तरी अमेरिका के महान झील है ये देखेंगे, ये सभी की सभी क्या है, झील है। इस झील को कहा जाता है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेता हूं बस। ये है मिशिगन, ये मिशिगन झील है। ये आपकी ह्यूरन झील है, ह्यूरन झील है। सब झील झील आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। और ये है आपकी ईरी झील, और ये है आपके वेलैंड, नहीं सॉरी, ये आपकी ओंटारियो झील है, ओंटारियो, ये ओंटारियो झील है, ठीक है। ओंटारियो झील है। अब यहाँ पर मैं कुछ नहर बना देता हूं। ये हो गया एक नहर, ठीक है। और इसी नहर को कहा जाता है सू नहर, ठीक है। इसे कहा जाता है सू नहर, ठीक है। ये इसमें भी जल है लेकिन ये प्राकृतिक है। इसके मध्य एक और नहर है, ठीक है। और इसे कहा जाता है ईरी नहर, ये हो गया ईरी नहर। और इसके मध्य एक नहर है, इसी को कहा जाता है वेलैंड, ठीक है जी, वेलैंड नहर, ठीक है। तो ये वेलैंड नहर, और यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी को कहा जाता है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ये हो गया, ठीक है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहा है, महान झील से सेंट लॉरेंस नदी, सू नहर, वेलैंड नहर आपको दिख रहा है, सू नहर एंड वेलैंड नहर, ईरी नहर भी है यहाँ, ठीक है। तो ये आपके सही उत्तर क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, 96 का ए हो जा रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कौन सा सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है, तो प्लेट टेक्टोनिक करता है, ठीक है। ये मॉर्गन ने दिया था 1968 में, ये सिद्धांत को दिया था। महाद्वीपीय सिद्धांत, आपके महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, ये 1912 में अल्फ्रेड ने दिया था। बस फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है, 1912 में अल्फ्रेड ने दिया था। समुद्र तल का सिद्धांत ये आया था 1960 में आया था, हैरी हैस ने दिया था। इसे कहते हैं हैरी हैस ने दिया था। ये अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया था, ठीक है। और ये आपको मॉर्गन ने दिया था, ठीक है, 1968 में। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत ही क्या होंगे, इसके सही उत्तर होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो बढ़ावा है, ठीक है। बिहार का बढ़ावा है। तो 9वां किसका है, तो ओडिशा का है। ये क्या है, ओडिशा राज्य का 9वां स्थान है भारत में। तो तीसरा स्थान कौन है, किसका है, तो महाराष्ट्र का है। सही उत्तर आपके बिहार बढ़ावा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, वो है पश्चिमी चंपारण। एटलस में देख लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार क्या होता है, तो ये बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार, इसे बलसुंदरी मिट्टी को पुरानी, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है,
ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ओल्ड एलुवियल। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र, भागलपुर, खगड़िया, ये आपको सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण यहाँ मिलेगा। फिर आपको किशनगंज में भी मिलेगा। किशनगंज इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, किशनगंज में भी मिलेगा, आपके पूर्णिया में भी मिलेगा। ठीक है जी, पूर्णिया, पूर्णिया में भी मिलेगा। कौन सी? बल सुंदरी मिट्टी। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, किशनगंज, पूर्णिया, चंपारण। ठीक है, चंपारण में लिख देता हूं, दोनों चंपारण, दोनों चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी दोनों चंपारण में मिलेंगे। तो सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं? ए इज योर राइट आंसर। बल सुंदरी मिट्टी का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट, सही जोड़ा पहचान कीजिए, जिला और नदी। ये भागलपुर यानी पुनपुन, पुनपुन आपके क्या पुनपुन नदी क्या भागलपुर में मिलती है? जी नहीं, पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? तो फतुहा में, फतुहा यानी पटना वाला फतुहा। ठीक है, ये पटना मैंने लिख दिया, पटना जिले में पुनपुन नदी मिलती है। मुंगेर और फल्गु नदी क्या मुंगेर जिला में मिलती है? जी नहीं, मुंगेर में नहीं मिलती है। ये कहाँ मिलती है? तो आपके गया। ठीक है, गया भी लिख सकते हैं, जहानाबाद भी लिख सकते हैं, जहानाबाद। ठीक है, नवादा, नालंदा, नालंदा, 3 जिला को सम्मिलित किया जाता है। इसका एक कहानी है, बाद में बताया जाएगा। कटिहार, महानंदा, ये आपके सही है। महानंदा कहाँ मिलती है? तो कटिहार में। सही जोड़ा आपके क्या होंगे? तो सी होंगे, बाकी सब क्या है? गलत है। भागलपुर में पुनपुन नहीं मिलती है, मुंगेर में फल्गु नहीं मिलती है, कटिहार में महानंदा नदी मिलती है। तो सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में वन सबसे कम है? तो आपके शेखपुरा में सबसे कम है। ठीक है, सी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कौन अंतरराज्य नदी जोड़ परियोजना प्रगति पर है? ठीक है, तो ये है कोसी मेची, कोसी मेची। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं फटाफट। ये देखेंगे, ये एक नदी है। ठीक है, और इस नदी की एक सहायक नदी है, और ये एक नदी है, इसकी भी एक सहायक नदी है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस नदी को इस नदी में जोड़ा गया है नहर के द्वारा। ठीक है, और ये है आपकी महानंदा, ये है महानंदा नदी, ये है महानंदा नदी, ये आपकी गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। और ये जो है नदी आपकी मेची है। ये नदी कौन सी है? तो मेची है। और ये नदी आपकी कौन सी है? तो कोसी नदी है। ठीक है जी, ये है आपकी कोसी नदी। ठीक है, और ये कमला है, ये कमला सहायक नदी है, कमला, और ये गंगा है। तो ये नहर जो जोड़ी गई है, इसी को कहा जाता है कोसी मेची परियोजना। कोसी मेची परियोजना, इसको कहा जाता है कोसी मेची परियोजना। लिख देता हूं, कोसी मेची। मेची किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। कोसी मेची परियोजना। ठीक है, सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं? ए हो रहे हैं। ए आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। ये गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी महानंदा। ठीक है, महानंदा की सहायक नदी मेची। ठीक है, और कोसी की सहायक कमला, और कोसी और मेची को जोड़ दिया गया है और जल को गंगा में लाई जाती है। प्रगति पर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? तो आपके सबसे अधिक आपके किसका मिलेगा? क्रोट मेंटल का मिलेगा सबसे अधिक। सी हो जाएगा। देखेंगे कि ये आपका क्या है? एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है, और ऊपरी भाग है ये पृथ्वी का। ठीक है, ये ऊपरी भाग हो गया, और ये हो गया आपके आंतरिक भाग, और ये हो गया मेंटल। ठीक है, तो परपट्टी यानी क्रस्ट, ये हो गया आपके क्रस्ट, वहां जो ब्रैकेट में लिखा है वही मैं लिख देता हूं, ये हो गया क्रस्ट। ठीक है, और ये हो गया आपके मेंटल, ये क्या हो गया? मेंटल, इंग्लिश में भी मेंटल ही होता है। और ये जो हो गया आपके क्रोड हो गया। ठीक है जी, क्रोड हो गया। ठीक है,
तो इसकी जो प्रतिशत है, कलर चेंज कर लेता हूं, इसकी जो प्रतिशत है मेंटल की वो कितनी है, तो 83% फैला हुआ है। क्रोड कितने हैं, तो 16% पे फैला हुआ है। और क्रस्ट कितने पर फैला हुआ, 1%। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, मेंटल। सी आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। ये पृथ्वी का डायग्राम बना के हल्का फुल्का मैंने समझाया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकीर्णन प्रकाश की बस्तियां मुख्य किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसको स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड कहा जाता है। बिखरे हुए प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन कहां पाया जाएगा, तो पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे, तटीय क्षेत्र में भी नहीं पाए जाएंगे, घने जंगली क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो 1 और 4 क्या होंगे, आपके सही उत्तर होंगे। तो 1, 4 आपके किस में दिए हुए हैं, सी में। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमि को क्या कहते हैं, तो उसे स्टेपिस कहा जाता है। यूरोप में प्रेरी आपको कहां मिलेगा, तो उत्तरी अमेरिका। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, उत्तरी अमेरिका। सवाना कहां मिलेगा, तो अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, स्टेपिज। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत घास में भूमि को क्या कहा जाता है, स्टेपिक। ये कहां मिलेगा, तो यूक्रेन में ज्यादा मिलेगा, यूक्रेन देश में फैला हुआ है। ठीक है, यूरोप के यूक्रेन देश में स्टेपिज। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर जापान का मानचेस्टर नाम से जाना जाता है, तो वो है ओसाका को मानचेस्टर नाम से जाना जाता है, जहां सर्वप्रथम सूती, इस देश में सर्वप्रथम सूती मिल का स्थापना किया गया था। टोक्यो जापान की राजधानी है। याकोहामा ये एक शहर है जहां पर नागासाकी याकोहामा पे बम गिराई गई थी 1945 में यूएसए के द्वारा। वही शहर के बारे में बताई जा रही है, लेकिन यहाँ सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है ओसाका को। जो ये तीनों के तीनों कहाँ है, तो होन्सु। ये देखेंगे, ये तीनों के तीनों होन्सु द्वीप पर स्थित है। होन्सु द्वीप पर स्थित है, जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है जी, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक द्वीप है और ये एक द्वीप है। ठीक है, और यहाँ एक द्वीप है, और यही द्वीप जो है आपकी क्या है, तो होन्सु द्वीप है। ठीक है, इसी को होन्सु कहा जाता है। इसको होकाइडो कहा जाता है। होकाइडो द्वीप इसे कहा जाता है, और इसे कहा जाता है क्यूशु द्वीप कहा जाता है। क्यूशु द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों के तीनों मिलेंगे, टोक्यो, याकोहामा और ओसाका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, खत्म होने जाना। मोनपा, डाफला, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा, ये सब के सब क्या है, तो उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी चोटियां हैं। तो पहाड़ी चोटियां इसमें से कुछ हैं, डाफला है, अबोर है, मिश्मी है, लेकिन निशी, नागा और मोनपा नहीं है। ये जनजाति है, उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति। इन सभी को जनजाति में लिया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति। जैसे मेघालय पठार पर गारो खासी जयंतिया है, क्या है, पर्वत है, उसी प्रकार की जाति भी वहां पाई जाती है। इसी तरह से मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा, ये सब कहाँ है, तो आपके भारत के अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार की सभी जनजातियां पाई जाती है। ये सभी जनजाति हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें नागा लिखा हुआ है, तो नागा जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में रहती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके, तो बी हो जाएंगे। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है, तो मिजोरम को कहा जाता है। मोलोसिस बेसिन का मतलब होता है कि अवसाद के जमाव से निर्मित समतल भाग को ही कहा जाता है मोलोसिस से ही आपके मिजोरम राज्य का निर्माण हुआ है। तो मिजोरम आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। ठीक है, मोलिसिस। बी इज योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वतन का प्रमुख कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात, अवदाब नहीं, पूर्वी जेट स्ट्रीम। इससे क्या है कि मानसून
देखेंगे इससे क्या है, मानसून का आगमन होता है, मानसून का आगमन होता है, निवर्तन नहीं होता है। निवर्तन का मतलब होता है लौटती हुई मानसून, तो निवर्तन नहीं होता, आगमन होता है, सूर्य का दक्षिणायन होना, ये बिल्कुल सही है। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सूर्य का दक्षिणायन होना। जब सूर्य दक्षिण की ओर लंबवत होता है तो उच्च वायु दाब किधर बन जाता है, आपके उत्तरी गोलार्ध में, और निम्न वायु दाब बन जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। तभी जो है पौने इस तरफ से आकर के, ये देखेंगे पौने आकर के घूम जाती है आपको किधर, दक्षिणी गोलार्ध में, और ये जो पवन आती है तो इसी क्षेत्र में वर्षा करती है और इसे कहा जाता है कोरोमंडल। ठीक है, लौटती हुई मानसून से वर्षा कहां होता है, तो कोरोमंडल क्षेत्र में, कोरोमंडल क्षेत्र में आपके क्या होंगे, वर्षा होंगे, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है। और यहां पर लौटती हुई मानसून से क्या होता है, वर्षा होता है जब सूर्य का दक्षिणायन होता है। अर्थात ये आपके क्या हो गए, मकर रेखा पर जब सूर्य होगा, ये हो गया आपके सूर्य दक्षिणायन होंगे, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा पर जो सूर्य का लंबवत होगा। तो निम्न वायु दाब कहां बनेगा, मकर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो हवा प्रवाहित होती है, तो हम भारत में उसे क्या कहते हैं, लौटती हुई मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। तो ये कब होता है, तो सूर्य का दक्षिणायन होने से होता है। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, बस यहां हम लोग का खत्म हो रहा है 110। फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है जी, सी यू एवरीवन, गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।